Hello dear student, welcome to the Gateway Classes. AKTU BTech 5th सेमेस्टर मैकेनिकल एंड एलाइड ब्रांचेस के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एंड दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ द यूनिट नंबर 1. दीज आर द फॉलोइंग कंटेंट ऑफ अवर लेक्चर यूनिट नंबर 1. एक बार हम देख लेते हैं यूनिट नंबर 1 में क्या क्या सिलेबस आपका होने वाला है. राइट, यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले आप देखोगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन. प्रोडक्शन सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी मतलब हाउ टू मतलब एफिशिएंसी क्या होती है आपकी किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम की. प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. देखो अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, हालांकि इंडस्ट्री से अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को तो इंडस्ट्री में लगता है कि कोई ना कोई कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन भाई मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सर्विस इंडस्ट्रीज भी होती हैं. सर्विस इंडस्ट्री जो कि सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, कोई फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया या एजुकेशनल सेक्टर हो गया. यहाँ पर कोई कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, बट ये भी एक इंडस्ट्री ही कहलाएंगी, है ना. सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है, कई कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, लेकिन दे आर गिविंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर गिविंग देयर सर्विसेज. राइट, तो इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी क्या कैसे आप मेजर करोगे ये हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में. राइट, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्रोसेस को कैसे डिजाइन करेंगे. नेक्स्ट आपका सेकंड टॉपिक है इसमें फैसिलिटी, लोकेशन एंड लेआउट. तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि किसी भी फैक्ट्री को इंस्टॉल करने से पहले हमें लोकेशन की एनालिसिस करनी चाहिए, तो कौन कौन से फैक्टर उस पर डिपेंड करेंगे. प्रिंसिपल क्या है प्लांट लेआउट का, कितने तरीके के प्लांट लेआउट. देखो लेआउट, प्लांट लेआउट का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका वर्कशॉप है, वर्कशॉप में भी एक लेआउट होता है, बहुत सारी मशीनें रखी होती हैं, है ना. तो वो प्लांट लेआउट, इसी तरीके से कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है उसका भी एक लेआउट होता है, उस लेआउट के कितने तरीके होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे. कंप्यूटर एडिट प्लांट लेआउट. राइट, कंप्यूटर एडेड लेआउट डिजाइन टेक्निक्स, असेंबली लाइन बैलेंसिंग और मटेरियल हैंडलिंग. अच्छा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा. मटेरियल हैंडलिंग, किसी भी इंडस्ट्री में मटेरियल का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, मटेरियल को कैसे हैंडल किया जा रहा है, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग कैसे करेंगे, अभी कोई भी रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड बनना है, स्टेप्स इन द प्रोसेस सिलेक्शन, प्रोडक्ट इक्विपमेंट एंड टूलिंग सिलेक्शन. और ये कुछ कंसेप्ट आ जाते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के. राइट, तो एक बार देख लेते हैं कंटेंट. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन आज देने वाला हूं मैं. प्रोडक्शन सिस्टम इन टाइप्स, कितने तरीके के प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं, प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट क्या होता है और प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज में. राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. ये AKTU के PYQ आज के लेक्चर होने के बाद ये सारे के सारे PYQ आपके कवर हो जाएंगे. इसको हम लेक्चर के बाद में डिस्कस कर लेंगे. नेक्स्ट, सिलेबस इंट्रोडक्शन वाले में मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन बताया था. एक बार फिर से मैं बता देता हूं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट द ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन टर्म आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, जिसमें आपका कुछ चीजों को मैक्सिमाइज करना है या कुछ चीजों को मिनिमाइज करना. ठीक है, मैक्सिमाइज क्या करोगे, अगर आप किसी इंडस्ट्री की बात करो, कोई भी मैकेनिकल इंडस्ट्री जिसमें कुछ कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो एज अ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आप चाहोगे कि कुछ पैरामीटर आपके मैक्सिमाइज हो जाएं और कुछ पैरामीटर आपके मिनिमाइज हो जाएंगे, तभी तो फायदा होगा कंपनी को, तभी तो फायदा होगा. मैक्सिमाइज में टर्नओवर मैक्सिमाइज हो जाएंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी उसकी बढ़ जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, क्वालिटी मैक्सिमाइज हो जाए, प्रोडक्शन रेट मैक्सिमाइज हो जाए. मिनिमाइजेशन क्या करना है, हमें लॉसेस को मिनिमाइज करना है, स्क्रैप जो कि वेस्ट हो रहा है उसको मिनिमाइज करना है. प्रोडक्शन टाइम मतलब तो जितने कम टाइम में आप प्रोडक्शन करोगे किसी भी कंपोनेंट का, आप ज्यादा कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे ना, तो प्रोडक्शन टाइम और कॉस्ट को अगर हम कर पा रहे हैं, ये सारे काम अगर हम कर रहे हैं, तो हम एक अच्छे इंडस्ट्रियल इंजीनियर है. ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का काम इतना ही है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो सिस्टम एग्जिस्टिंग है उसी को बेटर तरीके से सोर्सेस को यूटिलाइजेशन करना. दिस इज द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर इन द कंपनी. तो भैया अगर आप अवेलेबल रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके कंपनी को कुछ फायदा पहुंचा सकते हो, तब तो एक अच्छे इंजीनियर हो. अदरवाइज आप कहोगे भैया ऐसा करो कि 10 लेबर को और हायर कर लो, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. ऐसा करो भाई 5 या 10 मशीन और खरीद लो. आप अगर आप ऐसा बॉस से जाके बोलोगे तो कहेगा भैया फिर तेरी क्या जरूरत है, प्रोडक्टिविटी मुझे इंप्रूव करनी है, इंजीनियरिंग के कंसेप्ट तो लगा ही नहीं पा रहा है. तो बेसिकली बेटर सोर्सेज ऑफ यूटिलाइजेशन विद इन द सोर्सेज, जो हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं, उन्हीं सोर्सेज में अगर मैं किसी तरीके से एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता हूं, तो मैं एक अच्छा इंडस्ट्रियल इंजीनियर कहलाऊंगा. राइट, तो ये सिंपल वर्ड्स में मैंने समझा दिया. गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में कॉम्बो पैक 8 सब्जेक्ट का ऑलरेडी अवेलेबल है.
जिसमें सेमेस्टर 5 जो बच्चे सेमेस्टर 5 और 6 का कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं, इस कॉम्बो पैक में फिफ्थ वीडियो लेक्चर, आपके पीडीएफ नोट्स, एकेटिव पीवाईक्यू और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। और जो बच्चे केवल 5th सेमेस्टर का लेना चाहते हैं, उसमें भी आपके ये सारे के सारे फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, एकेटिव पीवाईक्यू एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करने से पहले मैं थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लूंगा, उसके बाद आप देखोगे जितने भी टॉपिक आप इसमें पढ़ोगे, चाहे यूनिट नंबर 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, वो कंसेप्ट आपका धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। तो एक बार इंट्रोडक्शन में मैं टाइम लूंगा, आप इसको ध्यान से समझो और इसको कंसेप्ट को समझो। राइट, किसी भी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके दिमाग में इंडस्ट्री की एक पिक्चर आती है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी ट्रेनिंग भी कर रखी हुई किसी इंडस्ट्री में, हालांकि इंडिया में करी होगी तो इस तरीके के इतना वेल ऑर्गेनाइज आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो इंडस्ट्री का मतलब है कि कहीं पर कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत सारी मशीनें लग रही है उसमें, है ना। किसी भी मटेरियल की प्रोसेसिंग हो रही है, या और उसको प्रोसेसिंग करने के साथ साथ या तो भाई रोबोट लगा हुए हैं या फिर मैन पावर लगी हुई है। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे सोर्सेस लगे हुए हैं इंडस्ट्री में, जो अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार की असेंबली लाइन है, बहुत सारी कार्स जो हैं वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एक बार में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कई सारी मशीनें लगी हुई हैं, अलग अलग तरीके के कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग की। ये एक टरबाइन आप देख सकते हो, टरबाइन की मैन्युफैक्चरिंग भी अपने आप में बहुत बड़ा बिग टास्क है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाना। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे ही आपके दिमाग में आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो क्या चीज दिमाग में आती है? भाई मेरे दिमाग में जो चीज आती है वो मैंने लिख दी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है ऑटोमोबाइल, मतलब कार, बस, ट्रक, ये सब आ जाता है, आईसी इंजन आ जाता है दिमाग में। एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज, है ना, पावर प्लांट, शिपिंग इंडस्ट्रीज और आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, रोबोटिक्स एंड मैकेट्रॉनिक, ऑयल एंड रिफाइनरी। दीज आर द मेजर टर्म्स या मेजर एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, या हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर का कहाँ कहाँ स्कोप होता है। ये सब आपको पता है क्योंकि इंडस्ट्री आपके सब्जेक्ट पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में आपको फील कराया जाए। उसके बाद आपको प्रोडक्शन सिस्टम जब आपको समझ में आ जाएगा तो ये सब्जेक्ट के कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। अब एक बार लेट अस से एन एग्जांपल, अगर मैं किसी ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लेता हूं, मैं किसी कार का एग्जांपल लेता हूं, है ना, तो कार देखो कितने सारे कंपोनेंट से बनी होती है। कार में भाई टायर भी लगा होता है, एक्सल भी लगा होता है, प्रोपेलर शैफ्ट भी लगी होती है, गियर बक्सा भी होता है। गियर बक्सा आपकी क्लच के थ्रू कनेक्ट होकर इंजन से कनेक्ट होता है। इंजन अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट है, राइट। तो इंजन अपने आप में अगर हम इंजन के सब कंपोनेंट की बात करें, भाई इंजन में पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है, क्रैंक शाफ्ट लगी होती है, पिस्टन लगा होता है, बहुत सारी चीजें इंजन में होती है। तो आप समझो बहुत सारे कई नट एंड बोल्ट लगा होता है, असेंबली लगी होती है, कई जगह वेल्डिंग करी होती है। तो आप देखो कि उसमें करीब 100, 200, 300, 400, 500 कंपोनेंट मिलके एक कार असेंबल, ये कंपोनेंट असेंबल होने के बाद आपका एक बड़ा कंपोनेंट बन रहा है। भाई अब फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लो मारुति का एग्जांपल ले लो भाई, या फिर टाटा मोटर का एग्जांपल ले लो। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट क्या अपने आप से बना रहे हैं? क्या अपने आप से नहीं बना रहे हैं। ये ज्यादातर कंपनी कुछ कंपोनेंट तो बना लेती है, लेकिन ज्यादातर कंपोनेंट वो दूसरी कंपनियों से, ये कहलाती है आपकी वेंडर कंपनी। एक्चुअल में क्या होता है ना, आपने कहीं सुना भी होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्ड बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए यूज किया जाता है, जिसमें जो डिमांड होती है उसके हिसाब से कोई बड़ी कंपनी क्या करती है, अपने वेंडर कंपनीज को बुलाती है, वेंडर कंपनीज को बताती है भाई तुम ये बना लो, तुम ये बना लो, और तुम ये बना लो। कोई भाई कोई आपको चेसिस दे देगा, बना के दे देगा, कोई इंजन के कुछ कंपोनेंट्स बना के दे देगा, कोई पूरा इंजन बना रहा है, राइट। तो कोई शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट बना रहा है, कोई एक्सल शाफ्ट बना रहा है, कोई टायर बना रहा है। तो ये सारे कंपोनेंट दूसरी कंपनी से खरीद के मारुति क्या कर रही है, असेंबल कर रही है। ठीक है, एक इंडस्ट्री हो गई आपकी, मारुति की हो गई, है ना, और उसके साथ लगी करीब 100 इंडस्ट्रीज। आप समझ सकते हो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या कर रही हैं, वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना रही हैं और वो बड़ी कंपनी को सप्लाई कर रही है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स को बना रही हैं और वो बड़ी कंपनी को आपका डिलीवर कर रही है। जैसे इंजन है, कोई इंजन मैन्युफैक्चरिंग अगर कंपनी है तो इंजन के कंपोनेंट्स को वो परचेज कर रही है अलग अलग कंपनी से, फिर इंजन को वो किसी बड़ी कंपनी को डिलीवर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये सब क्या कहलाता है, सप्लाई चेन कहलाता है। अब इस सप्लाई चेन में बहुत सारी इंडस्ट्री
इन्वॉल्व हैं, और इसीलिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप इसका स्कोप आप समझ सकते हो हर इंडस्ट्री में। मैंने एक एग्जांपल लिया ऑटोमोबाइल का, इस तरीके से भाई मेरे एरोस्पेस की अगर बात करोगे तो एयरक्राफ्ट भी बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, राइट। पावर प्लांट में भी बहुत सारे, बॉयलर अपने आप में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट, आप समझ रहे हो। बॉयलर को अगर डिसअसेंबल करोगे तो कम से कम भाई 7-8 करीब 20-25 तरीके की इंडस्ट्री चल रही होंगी जो कि बॉयलर बना रही होंगी, है ना। इसी तरीके से टरबाइन हो गया, पावर प्लांट में टरबाइन की मैन्युफैक्चरिंग और उसके सब कंपोनेंट्स बहुत सारे हो गए। शिपिंग बहुत बड़ा कंपोनेंट हो गया, अभी उसकी भी कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। रेफ्रिजरेशन में आप देखते हो कि कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के भी कई सारे कंपोनेंट होते हैं, है ना। कंडेंसर होता है, एवापोरेटर होता है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये सब आपके कंपोनेंट बन रहे हैं। रोबोटिक्स और मैकेट्रॉनिक, भाई रोबोट के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसको थोड़ा सा साइड लाइन अगर कर दिया जाए। लेकिन भाई आजकल क्या है, अगर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करो तो रोबोटिक्स और मैकेट्रॉनिक मतलब ऑटोमेशन होता चला जा रहा है, तो ऑटोमेशन को ध्यान में रखते हुए भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को काम करना पड़ेगा। अपनी जो स्टडी है ना, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट है, इन सब बातों को भी ध्यान में उसे रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑयल एंड रिफाइनरी इंडस्ट्री होगी, तो आप समझ गए होंगे इंडस्ट्री वर्ड मैं आपको बताना चाह रहा था। इंडस्ट्री बहुत छोटी छोटी भी होती है, मीडियम स्केल की होती है, लार्ज स्केल भी होती है, लेकिन इंडस्ट्री मतलब कुछ कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, सर्विस इंडस्ट्री की बात हम बाद में करेंगे। आप लोग क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर हो तो पहले मैं आपको विजुलाइज करा देता हूं कि इंडस्ट्री, मैंने विजुलाइज करा दिया भाई कितने तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं। आप कंपोनेंट्स भी अपने आप से विजुलाइज कर सकते हो कि कौन कौन से कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, तो कितने तरीके, क्या आपका प्रोडक्शन सिस्टम से आप क्या समझते हो? कोई प्रोडक्शन सिस्टम है, या ये क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है किसी इंडस्ट्री में, तो एक ही काम होता है कि इनपुट में क्या होता है, इनपुट प्रोडक्शन सिस्टम, यानी कोई इंडस्ट्री के अंदर जो इंटरनल ऑपरेशन प्रोवाइड हो रहे हैं आपके, और कुछ आपको आउटपुट मिल रहा है। सबसे पहले आप याद करो को इनपुट में होगा भाई मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मेथड्स। ठीक है, इसको तो आप हमेशा याद रखो, ये 5 M हैं, दीज आर द 5 M। इसको आप इस तरीके से याद रखो, 5 M। M फॉर मैन, मशीन, मटेरियल, मनी और मेथड। इसके अलावा भाई इंफॉर्मेशन भी आपको चाहिए, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको इंफॉर्मेशन भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए, मतलब पावर भी चाहिए चलाने के लिए। तो ये इनपुट होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम को चलाने के लिए, राइट। अच्छा, प्रोडक्शन सिस्टम में क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको विजुलाइज कराया कि कितने तरीके की इंडस्ट्रीज होती है। भाई प्रोडक्शन सिस्टम में आपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ा है, उसमें जो जो आपको प्रोसेस याद आ रहे हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। भाई प्रोडक्शन सिस्टम में भाई कास्टिंग आ गई, है ना। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़ते हो आप लोग, फॉर्मिंग प्रोसेस हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे लेंथी टॉपिक होता है वो आपका मशीनिंग में आपके अलग अलग तरीके की लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, है ना, ये सब आ जाती है। मशीनिंग हो गया। नेक्स्ट असेंबली ऑपरेशन हो रहा है इंडस्ट्री में, असेंबली ऑपरेशन हो रहा है, वेल्डिंग ऑपरेशन हो रहा है, एक्सेट्रा। वेल्डिंग हो रहा है भाई, हीट ट्रीटमेंट हो रहा है। तो बहुत तरीके के प्रोसेस इंडस्ट्रीज में हो रहे हैं। कोई भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल किस फॉर्म में होता है, इनपुट अगर आप दे रहे हो, ये प्रोडक्शन सिस्टम की बात कर रहे हैं, इनपुट आप किस फॉर्म में दे सकते हो भाई। रॉ मटेरियल आपका प्लेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है भाई, है ना, कहीं शीट की फॉर्म में भी हो सकता है, बिलेट की फॉर्म में भी हो सकता है ना, बार की फॉर्म में हो सकता है, ट्यूब की फॉर्म में भी हो सकता है रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल आप पहले परचेज करते हो, उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन सिस्टम में इंसर्ट करते हो। प्रोडक्शन सिस्टम दैट डिपेंड्स अपॉन योर इंडस्ट्री, आप किस तरीके की इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, वहां पर ये सारे के सारे प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहे हैं वहां पर। और आउटपुट क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है सेमी फिनिश्ड और फिनिश प्रोडक्ट, या तो पूरा कंप्लीटली फिनिश प्रोडक्ट मिल रहा है। सेमी फिनिश, अच्छा फिनिश प्रोडक्ट मतलब जो रेडी टू मूव है, उसको आप बेच सकते हो, आप अपनी सीधा बड़ी कंपनी को आप दे सकते हो। लेकिन अगर उस कंपोनेंट में आपके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है
आपके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, कोई मशीन आपकी नहीं है जो जिसमें उस कंपोनेंट में मशीनिंग होनी है, तो उस कंपोनेंट को हम बोलेंगे सेमी फिनिश। वो किसी और वेंडर कंपनी में जाके उसमें कुछ मशीनिंग हो जाएगी या कुछ ड्रिलिंग वगैरह हो जाएगी, वो करके फिर बड़ी कंपनी को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो आपका आउटपुट क्या है, किसी भी मैकेनिकल इंडस्ट्री की बात करें, सर्विस इंडस्ट्री की बात मैं बाद में करूंगा, किसी भी मैकेनिकल इंडस्ट्री का आउटपुट है आपका फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स, राइट। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है। आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ ज्यादा बता दिया, हाँ ये बात तो हमें पता थी, कोई बात नहीं आपको पता थी, लेकिन आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इंडस्ट्री किस तरीके से रन करती है, क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है, हमारा क्या काम है। मतलब एज अ इंडस्ट्रियल इंजीनियर की अगर आपकी नौकरी लगती है, जॉब लगती है, तो आपका काम है कि इन सब चीजों को समझना, बहुत अच्छे से माइक्रो लेवल पे जाके इसे समझना है, आपको ऑब्जर्व करना है ना। आपको ऑब्जर्व करना है कि भैया कंपनी में कोई मैन पावर का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है क्या, 1 या 2 घंटे लेबर जो है वो उनका टाइम खराब जा रहा है, क्यों? क्योंकि पुअर प्लानिंग की वजह से। सपोज आपको प्रोडक्शन आपका बंद है किसी रीजन से, किस रीजन से बंद हो सकता है पीछे से भी रॉ मटेरियल ना आ रहा हो, है ना, उस वजह से आपका प्रोडक्शन स्टॉप हो, जिसकी वजह से आपकी लेबर खाली बैठी हुई है। ये आपको ऑब्जर्व करना है। आपको देखना है कि मशीन, हो सकता है कि पर्टिकुलर लेथ मशीन या मिलिंग मशीन में 1 घंटे का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, यानी ये वो बंद हो जा रही है क्योंकि हमारी प्लानिंग अच्छे से नहीं है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। मटेरियल बिल्कुल टाइम से मिलता चले, क्या हमें पैसे की कमी तो नहीं पड़ रही है, क्या फाइनेंशियल की पैसे की कमी की वजह से प्रोडक्शन रुक जा रहा है। मेथड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए, फोरकास्टिंग जैसा कि मैंने आपका टॉपिक आप पढ़ोगे कि आपको पता होना चाहिए भी कितना प्रोडक्शन करना है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। प्रोडक्शन सिस्टम में किस तरीके से प्रोडक्शन आपका चलता रहे, ये एक इंजीनियर का काम है। प्रोडक्शन बिना रुके चलता रहे, तो मेंटेनेंस आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। हर एक प्रोसेस में किस तरीके से वेस्टेज आपको रिड्यूस करना है, स्क्रैप को मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को कम करना है, आपको दिमाग लगाना है। एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, तभी आपका बॉस, है ना, तभी आपका प्रोडक्शन मैनेजर है वो आपसे खुश रहेगा। आप उसे डेली बेसिस पे उसे बता दोगे सर मैंने ये कंसेप्ट लगा दिया, मैंने ये इन्वेंट्री का कंसेप्ट यहाँ पर लगाया है, अगर ये लगाएंगे तो इस चीज से आपकी कंपनी की कॉस्ट में बचत हो जाएगी। आपको जाके नए नए प्रपोजल देने हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं कहना है कि भैया ये पैसा खर्च कर दे, है ना। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का रोल है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट मैं टर्म बता रहा हूं, अवेलेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज से, सपोज अगर आप 500 शाफ्ट का प्रोडक्शन एक दिन में कर रहे हो, अगर आप 550 शाफ्ट का प्रोडक्शन एक दिन में करोगे अवेलेबल रिसोर्सेज से, अवेलेबल मैन पावर से, अवेलेबल मशीनरी से, अवेलेबल मटेरियल से, तब आपकी वाहवाही होगी, है ना, तब आपको इज्जत मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा और आप एक अच्छे इंडस्ट्रियल इंजीनियर कहलाओगे। अगर आप कहोगे भैया पैसा खर्च कर दो, 1-2 लाख रुपए और खर्च करके 50 का प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा, तो उसमें कोई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है, आपकी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोई जरूरत नहीं है, वो तो भाई कोई नॉन टेक्निकल वाला बंदा भी कर लेगा। तो इस सब्जेक्ट में आपको सीखना है, इस सब्जेक्ट में सीखना है कि कैसे ऑप्टिमाइज करोगे आप, कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे, कैसे आप रिड्यूस करोगे कॉस्ट को। बस ये इस पूरे सब्जेक्ट का आपका इस पूरे सब्जेक्ट का कंक्लूजन है, और बार बार ये मैं बातें रिपीट करूंगा। अभी थोड़ा सा मैंने टाइम ले लिया, आगे जाके इतना टाइम नहीं लूंगा, मैं धीरे धीरे कंसेप्ट आपका डिलीवर कर चुका हूं, वो उसको जल्दी जल्दी हम इसे पढ़ते चले जाएंगे, नोट्स की फॉर्म में पढ़ते चले जाएंगे। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या होती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील विद द डिजाइन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एंड इंस्टॉलेशन, यानी आपको क्या करना है, प्रोडक्शन सिस्टम का डिजाइन भी करना है, उसमें इंप्रूवमेंट भी करना है, उसका इंटीग्रेशन भी करना है, इंस्टॉलेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम जिसमें मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी, इंफॉर्मेशन और एनर्जी आ जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे के टर्म मैंने पीछे लिखा दिए थे आपको। अचीव मैक्सिमम प्रोडक्टिव विद, देखो फिर से वही आ गया, प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना है, ऑप्टिमाइजेशन वाला कंसेप्ट आ गया, और कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, टाइम को मिनिमाइज करना है, एफर्ट को मिनिमाइज करना है, प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करना है। ये आपकी डेफिनेशन होगा। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सिंपल वर्ड में अगर हम कहें, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, ठीक है। मैंने बताया ना, आप इस सब्जेक्ट पे क्या करोगे, ये मेथड समझोगे, प्रिंसिपल समझोगे कि आप किस तरीके से टेक्निक लगाओगे, सो दैट ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, है ना। इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, देखो यहां पर वर्ड आ गया, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सिस्टम,
ठीक है। सर्विस मैन्युफैक्चरिंग का मैंने पीछे बहुत डिटेल में एग्जांपल दे दिया। सर्विस इंडस्ट्री में आपका बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर आ गया। ठीक है, तो सर्विस में कोई कोई कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, लेकिन भाई सर्विस इंडस्ट्री में भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लगती है। आप अगर अपने सब्जेक्ट में पढ़ो, एक्चुअल में क्या होता है, इस सब्जेक्ट का पूरा नाम हो जाता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट करके इस तरीके की किताबें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी जो कि अवेलेबल होती है ना। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट जो एमबीए के होते हैं वो भी पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ते हैं, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग के रिस्पेक्ट में भी पढ़ते हैं और सर्विस के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। आपकी जितनी भी बातें होंगी, मैक्सिमम जो बातें होंगी, 60-70% जो बातें होंगी सब्जेक्ट में, वो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या मैकेनिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें होंगी। लेकिन ये बहुत ही ब्रॉडर सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें ऑपरेशन मैनेजमेंट की, तो ये एक बहुत बड़ा टर्म है, और ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो कोई वर्कशॉप है जिसमें 5 टर्निंग मशीन लगी हुई है, सीएनसी टर्निंग मशीन लगी हुई है, और ऑटोमोबाइल शाफ्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आपने देखा प्रॉब्लम क्या थी, आपने आप जाके आप पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक, 8 से लेकर 5 तक देखते रहे, आप 6-7 घंटे तक ऑब्जर्व करते रहे कि भाई ये लेबर कर क्या रही है। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया कि भाई अननेसेसरी टाइम उसका खराब हो रहा है, कि सर्चिंग द कटिंग टूल, टूल को ढूंढने में, भाई आपने कहीं लेबल नहीं लगा रखा है कौन सा टूल कहाँ रखा है, राइट, टूल को ढूंढने में। और मशीन का आप देख रहे हो आइडल टाइम, आइडल टाइम क्या होता है, जब मशीन आपकी स्टॉप होती है, जब मशीन स्टॉप होती है आइडल टाइम कहलाता है। आइडल टाइम आप देख रहे हो उसका हाई है ना, जिसकी वजह से केवल और केवल 350 शाफ्ट दिन में बन पा रहे हैं। आपने कंसेप्ट लगाया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, आपने कुछ टूल स्टोरेज की री इन्वेंट्री फिर से, मतलब टूल टूल जो आपका, जिसको वर्कर जो है वो ट्रेवल करके दूर से उठा रहा था, आपने उसे पास में रख दिया। टूल स्टोरेज नियर द मशीन, स्टैंडर्डाइज कर दिया मशीनिंग सीक्वेंस। मतलब हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट आपका ऐसे चल रहा है, मशीन नंबर 1 2 3 4 ऐसे चलना चाहिए, आपने मशीन 1 इधर लगा रखी है, 2 इधर लगा रखी है, 3 इधर लगा रखी है। मतलब कुछ ना कहीं आपने मशीन जो है उस सीक्वेंस में नहीं लगा रखी है, तो मशीन की सीक्वेंसिंग कर दी उसकी, है ना। ऑपरेटर की इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से दे दिया, इंस्ट्रक्शन चार्ट वगैरह भी लगाए जाते हैं भाई इंडस्ट्री में, ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन आपको बता दें, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपने कोई एक्स्ट्रा पैसा तो खर्च किया नहीं, सिर्फ दिमाग लगाया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल लगाया, तो ये देखा कि अब कंपनी में 450 शाफ्ट एक दिन में प्रोड्यूस होने लगे। 450 450 शाफ्ट प्रोड्यूस होने लगे। बस यही आपकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है ना। ये विन विन सिचुएशन हो गई, आपकी वाहवाही हो गई। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर शेफ्ट डिक्रीजेज। भाई जब 450 शेफ्ट अगर बनाओगे आप, देखो आज के टाइम में क्या है, कंपटीशन बहुत बड़ी चीज है ना। अगर आपने ये प्रिंसिपल करके आपने एक दिन में अगर 450 कॉस्ट बना रहे हो, तो कस्टमर भी हैप्पी हो जाएगा ना। आप क्या करोगे, कॉस्ट की उसकी शेफ्ट की कीमत कम रखोगे, जो कस्टमर है और ज्यादा खुश हो जाएगा, यार कल को तो ये मिल रही थी 2,500 की शेफ्ट मिल रही थी, अब यार ये 2400 की दे रहा है, 2300 की दे रहा है। तो कम, जब कस्टमर खुश होगा तो भाई आप भी खुश होगे, आपकी भी तरक्की होगी। ठीक है, तो ये सब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बस यही सब पढ़ना है। मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, और अब ये बाकी सब तो देखो कुछ भी अगर पूछा जाएगा, हाँ ये सारी हेडिंग्स जितना आपको याद रहे बहुत अच्छी बात है, या जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको बताए कहीं ना कहीं आप देखोगे क्वेश्चन अगर आएगा नीट और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कहीं ना कहीं आप अपने हिसाब से समझ जाओगे जो जो यहाँ पर मैंने स्लाइड्स में लिखा हुआ। तो एक एक करके देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना, वेस्ट को एलिमिनेट करना, है ना, प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाना, यूटिलाइजेशन करना मैन पावर और मशीन का, वर्किंग कंडीशन को सेव करना, मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है भाई, लीड टाइम ये होता है कि भाई कोई कंपोनेंट बनने में कितना टाइम लग रहा है ना, 4-5 घंटे लग रहे हैं, है ना। अलग अलग मशीन में एक कंपोनेंट अगर 3 या 4 मशीन से निकल रहा है, तो चारों मशीन की को टाइम को आप क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे, तो वो लीड टाइम हो जाएगा। तो अगर आपने उसका कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का टाइम अगर रिड्यूस कर दिया तो अच्छी बात है। इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर तो पैसे से ही सेटिस्फाई होगा भाई, आपने सर्विस अच्छी दी उसे, कस्टमर ने जो कहा आपने उसकी बात सुनी, और आपने कंपोनेंट भी कम पैसे में डिलीवर कर दिया। मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, अचीव कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट लगातार करना होगा आपको। ऐसा नहीं है कि आज आपने इंप्रूवमेंट कर दिया और एक महीना आपने शांति से रहा, मैंने तो बहुत कम कर दिया भाई कंपनी के लिए, नहीं, कंपनी एक्सपेक्ट करेगी
आप जो है वो डेली बेसिस पे आप उसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल लगाते जाओ। तो भाई ये बताओ, मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन में इतना टाइम लिया, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी ऐसा कीवर्ड ऐसा है जो आपको मिसिंग लग रहा है, जो मैंने पहले से डिस्कस नहीं किया? सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपके इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस कर लिए। जब आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो एकेटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको आसान लगे। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा भाई? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, ठीक। एलिमेंट्स ऑफ द इंजीनियरिंग ये सब मैंने डिस्कस कर लिया, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी, इंफॉर्मेशन और एनर्जी, दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। बाकी आपको नोट्स एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। मैं अब थोड़ा सा तेजी से चलूंगा अब लेक्चर में। राइट, रोल क्या होता है भाई? आपका क्या रोल है? आपको किस बात के पैसे मिल रहे हैं, किस बात की सैलरी मिल रही है? डिजाइनिंग द इफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम। आगे हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इंप्रूव करना, वर्क एंड टाइम मोशन स्टडी करना, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना, वही सारी देखो बातें होगी। प्लान लेआउट को अच्छे से एग्जीक्यूट करना, क्वालिटी को इंप्रूव करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना। इन्वेंट्री क्या होती है? स्टोरेज, जो आप अपने सेमी फिनिश या फिनिश प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल की जो स्टोरेज करते हो। पीपीसी यानी प्रोडक्शन प्लानिंग अच्छे से कंट्रोल करना, मेंटेनेंस ठीक ठाक रखना, बढ़िया रखना मेंटेनेंस, है ना, वर्क सेफ्टी रखना और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। राइट, प्रोडक्शन सिस्टम नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से आप देखना एके2 में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। प्रोडक्शन सिस्टम कितने टाइप का होता है? प्रोडक्शन सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज मेथड ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल। देखो पूरी की पूरी कहानी वही चल रही है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश प्रोडक्ट। ये काम जहां पर हो रहा है वो एक इंडस्ट्री कहलाई जाती है, और किसी भी इंडस्ट्री में एक प्रोडक्शन सिस्टम होता ही होता है। इनटू द फिनिश प्रोडक्ट बाय यूटिलाइजिंग द resources such as man, machine, material and money, information, energy in a very efficient manner. This is called production system. ठीक है, सिंपल वर्ड में प्रोडक्शन सिस्टम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, मशीन, मटेरियल एंड प्रोसेस दैट वर्क टुगेदर टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। तो यहां पर एक डायग्राम देख सकते हो, प्लांट एंड फैसिलिटी, मतलब ये प्रोडक्शन सिस्टम हो गया। ठीक है, इसमें कुछ कुछ इनपुट दे रखे हैं, सारे इनपुट नहीं है। मैन, मशीन, एनर्जी, तो ये आपका एक किताब से लिया गया है, ये ओपी खन्ना की किताब से लिया था मैंने ये। गुड्स एंड सर्विस, आउटपुट क्या हो गया? गुड्स एंड, पहले मैंने आपको बताया था सेमी फिनिश प्रोडक्ट और फिनिश प्रोडक्ट, तो वो मैकेनिकल के रिस्पेक्ट में बताया था। अगर आप ओवरऑल ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करोगे तो यहाँ पर गुड्स मतलब कोई कंपोनेंट आ गया, फिजिकल कंपोनेंट आ गया, और सर्विस जिसमें आपकी बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सेक्टर आ गया, ये सब सर्विस सेक्टर में आ गया। ठीक है, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में ये सारे इनपुट होते हैं। ये थोड़ा सा एक बढ़िया सा डायग्राम यहाँ पर इंटरनेट से लिया मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हो इनपुट क्या है आपका? रॉ मटेरियल, मैन, मशीन, मेथड, मनी, इंफॉर्मेशन। अब तक आपको याद हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई ये तो लिखना ही है। आप ये समझ लो, ये जो स्लाइड है ये आपकी मैंने लीक कर दिया, एग्जाम में आनी कोई हर बच्चा लिख के आएगा, तो ये आपको याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको प्रोडक्शन सिस्टम बताया भाई, अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें भाई कास्टिंग हो रही है, मशीनिंग हो रही है, वेल्डिंग, फॉर्मिंग, हीट ट्रीटमेंट, असेंबली, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन। ये आपके पूरे प्रोसेस हो गए जो किसी प्रोडक्शन सिस्टम में हो रहे हैं, मैकेनिकल प्रोडक्शन सिस्टम में हो रहे हैं। राइट, आउटपुट क्या हो गया? सेमी फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट हो गया। इंडस्ट्रियल सर्विसेज, अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर अल्टीमेटली भाई क्वालिटी से, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम और मिनिमम कॉस्ट से संतुष्ट होता है, सेटिस्फाई होता है। कस्टमर अपना फीडबैक देता है ना, देयर इज अ फीडबैक सिस्टम रिगार्डिंग द क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी। ये फीडबैक सिस्टम इनपुट प्रोसेस में दिया जाता है और फिर से इंप्रूवमेंट चालू हो जाता है। यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया था, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। यानी किसी भी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कैसे होगा? जैसे जैसे भाई कस्टमर का फीडबैक मिलेगा, आप फिर से अपने काम में लग जाओगे और फिर से कोशिश करोगे, प्रयास करोगे सिस्टम को, प्रोडक्शन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। प्रोडक्शन सिस्टम आर जनरली, प्रोडक्शन सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। ठीक है, नंबर 1, अच्छा इसमें और भी टाइप्स हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाता है। और भी टाइप्स मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने इंक्लूड कर दिए यहाँ पर। जॉब प्रोडक्शन सिस्टम, बैच प्रोडक्शन सिस्टम, मास एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। राइट, एक एक करके देखते हैं। जॉब प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? जॉब शॉप, दिस जॉब प्रोडक्शन सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम। यहां पर एक बार में एक ही तरीके का कंपोनेंट बनाती है कंपनी। ठीक है, जॉब प्रोडक्शन सिस्टम इन विच वन प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड एट अ टाइम अकॉर्डिंग टू द कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। देखो जनरली होता क्या है,
कोई भी कंपनी जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ठीक है, आपका नया प्रोडक्ट, जैसे मारुति क्या कर रही है, एक बिल्कुल नई कार लॉन्च कर रही है, जैसे कभी उसने ग्रैंड विटारा लॉन्च की होगी तो उसके पीछे उसने बहुत सारी एक्सरसाइज करी होगी, उसने प्रोटोटाइपिंग की होगी, मतलब जब नया प्रोडक्ट डेवलप किया होगा भाई, जब नया प्रोडक्ट डेवलप किया होगा तो उस हिसाब से भाई कंपोनेंट की स्पेसिफिकेशन चेंज हुई होंगी, हो सकता है मे बी इंजन की डायमेंशन चेंज हुई हो, है ना, शाफ्ट की डायमेंशन चेंज हुई हो, गियर बक्से की डायमेंशन चेंज हुई हो, राइट, क्लच की डायमेंशन चेंज हुई, तो वो क्या करती है, जो शाफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्लच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनसे कांटेक्ट करेगी भाई आप एक काम करो, अब ये जो प्रोडक्ट है ये आप मैन्युफैक्चर करो, ये हम ट्रायल बेसिस पे ले रहे हैं और इसको आप मैन्युफैक्चर करके दो, ठीक। तो क्या होता है कि इस तरीके की सिचुएशन में उस कंपनी के पास ये प्रोडक्शन जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम होना चाहिए, वो तभी मतलब हाईली फ्लेक्सिबल, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अलग अलग डायमेंशन के गियर बक्सेस गियर डिजाइन कर पा रहे हैं, डिलीवर कर पा रहे हैं, अलग अलग टाइप के शाफ्ट अगर डिलीवर कर पा रहे हैं, ठीक है, समझ गए मेरी बात। ई जॉब इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो एक बार प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब कोई कंपनी ने दूसरी रिक्वायरमेंट दे दी, भाई एक काम कर ये वाला प्रोडक्ट आप बना दें, तो इस तरीके से जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग और स्पेशल जिक्स और फिक्सर, ये आपने पढ़ रखा होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जो आपके जिक्स एंड फिक्सर, जैसे फिक्सर होते हैं आपके वेल्डिंग फिक्सर होते हैं, असेंबली के फिक्सर होते हैं, फिक्सर में आप कंपोनेंट को रख के असेंबली कर दिया, फिक्सर में कंपोनेंट को रखो वेल्डिंग कर दी। जिक्स आपके होते हैं टूलिंग अरेंजमेंट, जो मशीनिंग में आपके टूलिंग अरेंजमेंट्स होते हैं वो सब आपके जिक्स होते हैं। कस्टम मेड गियर बक्सेस, भाई मार्केट में जो गियर बक्स चल रहा है वो अलग है, ठीक है, लेकिन कस्टमर ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग गियर बक्स आपसे मैन्युफैक्चर करवा लिया, ठीक है। टरबाइन की स्पेसिफिकेशन अलग अलग हो सकती है, कब आप हो सकता है कि कहीं कितने 200 मेगावाट का प्लांट लग रहा है, कहीं पर 250, कहीं पर 500 मेगावाट का प्लांट लग रहा है, तो हो सकता है टरबाइन की कैपेसिटी अलग अलग है, तो कस्टमर ने अपने हिसाब से बनवा लिया। तो ये सिस्टम जहां पर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ना, जो आपके रिपीटेड प्रोडक्ट ना बन के यूनिक तरीके के प्रोडक्ट बन रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जैसा सिस्टम हमने डिजाइन किया है, दैट इज कॉल्ड जॉब शॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में ही होगा प्रोडक्शन, 2 या 3 प्रोडक्शन ही होगा, बहुत लार्ज क्वांटिटी में होना नहीं है इसमें, राइट। स्किल्ड वर्कर चाहिए, वो समझ सके कि भाई गियर की डायमेंशन अगर चेंज हो रही है तो उसको समझ सके, ठीक है। स्पेशल पर्पस, सॉरी जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस मशीन तो मास प्रोडक्शन में जाती है, जनरल पर्पस मशीन जैसे लेथ मशीन हो गया, मिलिंग मशीन हो गया, यहां पर प्रोडक्शन सिस्टम में आपको देखने को मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि अलग अलग तरीके के कंपोनेंट, है ना, उसकी डायमेंशन अगर चेंजेस हो रही है तो सिस्टम आपका एब्जॉर्ब, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, फ्लेक्सिबल है। कल को अगर दूसरा कंपोनेंट आ गया बनने के लिए वो भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होती है भाई इसमें, क्योंकि स्किल्ड लेबर भी इन्वॉल्व है ना, और आपको भाई टाइम भी लगेगा उसमें, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होती है। प्रोडक्शन टाइम और प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों ही ज्यादा होती है, ठीक है। हाई प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने कंपोनेंट को बनाना, दैट इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन। बेटर क्वालिटी, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, ठीक है। ये डिसएडवांटेज क्या हो गया, हाई हाई कॉस्ट, और ये अच्छा ये करेक्टरिस्टिक्स थी, तो इसी में ये करेक्टरिस्टिक्स से ही आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकल आएंगे। हायर कॉस्ट, लो प्रोडक्टिविटी और लॉन्गर मैन्युफैक्चरिंग टाइम, ये डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट हो गया बैच प्रोडक्शन सिस्टम। बैच प्रोडक्शन सिस्टम मतलब कंपोनेंट बैचेस में बना रही है, ठीक है। एक बैच निकल आया, फिर दूसरा बैच निकल आया। सपोज कोई कंपनी आपकी नट एंड बोल्ट बना रही है, तो पहले तो उसने क्या करा कि कुछ स्पेसिफिक साइज का नट एंड बोल्ट निकाल दिया, फिर उसके बाद हो सकता है भी 5 mm बढ़ती नट एंड बोल्ट निकालना पड़ जाए, तो अलग अलग साइजेस में अलग, देखो नट एंड बोल्ट के साइज बहुत छोटे से होते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक होते हैं, छोटे नट भी होते हैं, बड़े नट भी होते हैं, छोटे बोल्ट भी होते हैं, बड़े बोल्ट भी होते हैं। तो अगर सेम साइज का एक बार निकाल दिया, फिर अगले बैच में अगले साइज के 500 कंपोनेंट निकाल दिए, तो ये बैचेस में हो रहा है प्रोडक्शन, ठीक है। तो इससे पहले हमने देखा था जॉब शॉप में क्या होता है, 1 या 2 कंपोनेंट, बहुत ही कम से कम कंपोनेंट बनते हैं, लेकिन यहाँ पर बल्क में बैचेस में निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे हो गया 500 नट्स एंड बोल्ट एक बार में निकाल दिए, 100 गियर्स का प्रोडक्शन किया, उसके बाद अगले बैच में अलग साइज के गियर का प्रोडक्शन कर दिया उसी कंपनी में, राइट। कास्टिंग ऑफ द 200 200 ब्रेक ड्रम, एक साइज का ब्रेक ड्रम लगा दिए,
किसी एक गाड़ी के ब्रेक ड्रम निकाल दिए, अब दूसरी गाड़ी के ब्रेक ड्रम निकाल रहा है, तो वो अलग अलग बैचेस में दूसरी गाड़ी के डिमांड के अनुसार मे बी 300 या 400 ब्रेक ड्रम निकाल दिए। तो ये सब रहता है। मिनिमाइज मशीनिंग ऑफ 250 शाफ्ट, तो ये बैचेस में हो रहा है। प्रोडक्शन आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन ग्रुप, आफ्टर वन बैच इज कंप्लीटेड मशीन्स आर एडजस्टेड फॉर द नेक्स्ट बैच, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, मतलब दोनों के इसकी क्या होगी, थोड़ा सा हम इसके बाद हम पढ़ेंगे मास प्रोडक्शन, तो दोनों के बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। मीडियम प्रोडक्शन क्वांटिटी, मॉडरेट फ्लेक्सिबिलिटी, जनरल पर्पस मशीन। जनरल पर्पस मशीन यहाँ पर क्या मतलब है भाई, यहाँ पर क्या है ना, हर तरीके की मशीन नहीं लगेगी भाई। आपको पता नहीं कि कस्टमर किस तरीके की रिक्वायरमेंट देते, तो भाई आपने अपनी कंपनी में अपने हर तरीके की मशीनरी रख रखी है, सो दैट डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट आप कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर सको। जनरल पर्पस है, स्पेशल पर्पस नहीं है, जनरल पर्पस मशीन है, ठीक है। और मॉडरेट द प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ना ज्यादा कम होती है ना ज्यादा होती है। मॉडरेट प्रोडक्शन कॉस्ट, बेटर एडवांटेज होता है, बेटर मशीन यूटिलाइजेशन, लोअर कॉस्ट, वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, मशीन सेटअप बिटवीन बैचेस। ये आपका देखो, अब जब एक बैच थे दूसरे बैच में शिफ्ट हो गए, सपोज आप पहले आप किसी पर्टिकुलर डायमेंशन की गियर बना रहे हो, है ना, उस हिसाब से आपने पूरा टूलिंग अरेंजमेंट कर रखा है। अब अलग साइज के 600 गियर बनाने हैं, तो आपको मशीनिंग में सेटिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से टाइम खर्च होगा। इन्वेंट्री में इंक्रीज, इन्वेंट्री जो है वो अलग अलग बैचेस की आपको रखनी पड़ेगी। प्रोडक्शन पीपीसी मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग आपकी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मास प्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड फ्लो प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट यूजिंग द असेंबली लाइन एंड स्पेशलाइज्ड मशीन। अब यहाँ पर ज्यादातर ये जो वर्ड यूज होता है मास प्रोडक्शन का, ये असेंबली लाइन के लिए यूज होता है ना। असेंबली लाइन हो गया, स्पेशल पर्पस मशीन आपकी यूज होती है। स्पेशल पर्पस मशीन होती है, समझो कि कोई मारुति की कंपनी है, मारुति की कंपनी टाटा मोटर है, वो पूरा बैचेस में निकाल रहे हैं। टाटा मोटर आपकी इंडिगो या टाटा या आपकी ये जो टियागो कार है, या मारुति जो है वैगनर निकाला है, तो उसके बैचेस में निकाल रहा है वो। क्या, सॉरी बैचेस में, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक एक असेंबली लाइन पूरी वैगनर की है, दूसरी असेंबली लाइन उसने केवल केवल स्विफ्ट की लगा रखी है, राइट। तो तीसरी असेंबली लाइन उसने केवल ग्रैंड मीटर लगा रखी है, तो केवल उसमें उस असेंबली लाइन में केवल आपका वैगनर ही है। अगर आप वैगनर की असेंबली लाइन में स्विफ्ट असेंबल करना शुरू कर दो तो हो ही नहीं पाएगा, उस हिसाब से बने ही नहीं है। स्पेशल पर्पस मशीन है वहां पर। अगर असेंबली मशीन है, वेल्डिंग मशीन है, या चेसिस पे अगर सुपर स्ट्रक्चर रखा जा रहा है, तो ये स्पेशल पर्पस आपकी असेंबली लाइन है। इसमें कोई दूसरा कंपोनेंट मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से आप जितनी भी इंडस्ट्री आपके दिमाग में आ रही है, अगर कोई पर्टिकुलर गियर बनाने की इंडस्ट्री है, तो भाई वो केवल गियर ही बनाएगी, है ना, और कुछ नहीं बना पाएगी। उसने उस पर्टिकुलर गियर बनाने के लिए ही अपनी डिजाइन कर रखी है, अपनी मशीनिंग जो है वो पूरा सेटअप गियर बनाने का ही रख रखा है। कोई कंपनी अगर शाफ्ट बना रही है, तो वो केवल शाफ्ट ही बनाएगी, मतलब जनरल पर्पस मशीन नहीं होगी, स्पेशल पर्पस मशीन ही वहां पर होगी। मास प्रोडक्शन, बल्क में हो रहा है आपका प्रोडक्शन। मास का मतलब बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्ट फॉलो द सेम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सेम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, जैसे 1000 कंपोनेंट निकल रहे हैं, 1000, देखो बैच बैच प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, 500 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, फिर दूसरा मतलब प्रोडक्ट जो है वो आपके अलग अलग हो जा रहे हैं। पहले 500 प्रोडक्ट निकले, फिर 300 प्रोडक्ट निकले, फिर 200 प्रोडक्ट निकले। यहाँ पर एक ही तरीके के प्रोडक्ट निकल रहे हैं 24 घंटे, आपके एक ही तरीके के कंपोनेंट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। द प्रोडक्ट फॉलो द सेम सीक्वेंस। तो जिस सीक्वेंस में होते हैं, जैसे पहले आपकी सपोज आपकी पहली मेटल फॉर्मिंग हो गई, फिर आपकी मशीनिंग हो गई, फिर वेल्डिंग हो गई, फिर असेंबली हो गई, तो इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में ही मशीनरी सेटअप की जाती है, राइट। एग्जाम्पल हो गया, जैसे मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग हुई, कार की असेंबली का मैंने एग्जाम्पल दिया, बॉल बेरिंग, इलेक्ट्रिकल फैन, बाइसिकल प्रोडक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी हाई प्रोडक्शन रेट। तो यहाँ पर क्योंकि एक ही तरीके का कंपोनेंट दिन रात एक ही कंपोनेंट निकल रहा है, तो प्रोडक्शन रेट आपका बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा छुप गया है। डेडिकेटेड मशीन्स, लो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। देखो जब बल्क में आप निकालोगे तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा, ठीक है। हाई ऑटोमेशन, हाई प्रोडक्टिविटी एडवांटेज, लो यूनिट कॉस्ट, यूनिफॉर्म क्वालिटी, फास्टर प्रोडक्शन, दीज आर द एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। अगर आप स्पेशल पर्पस मशीन खरीदोगे तो भैया ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। मैंने बताया ना कि वैगनर की असेंबली लाइन में आप
स्विफ्ट डिजायर को नहीं असेंबल कर सकते। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ब्रेकडाउन, अगर एक भी मशीन का ब्रेकडाउन हो जाए, जैसे रोबोट है, आपने देखा होगा कभी यूट्यूब पे देखा होगा, तो रोबोट क्या कर रहा है, असेंबली कर रहा है। एक रोबोट अगर खराब हो गया तो भाई पूरी प्रोडक्शन लाइन नहीं, जो आपके पहले से जो ऑपरेशन हो रहे हैं, जहां पर नट एंड बोल्ट की टाइटनिंग हो रही है या आगे कुछ वेल्डिंग कर रहा हो, तो वो पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन आपकी खराब हो जाएगी। यानी वो पूरी प्रोडक्शन लाइन में अगर स्टॉपेज हो गया तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका मास प्रोडक्शन हो गया। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन भी लगभग सिमिलर टाइप का ही होता है, वैसे तीन ही आपके मेन होते हैं। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन भी अलग से दे रखा है आपकी किताब में। तो ये ऐसे समझ लो जहां पर कंटिन्यूअसली 24/7 24 घंटे 365 दिन लगातार अगर प्रोडक्शन चलता रह रहा है तो हम उस सिस्टम को बोल देते हैं कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। तो बहुत सारी स्टील इंडस्ट्रीज ऐसी हो रही है जहां पर लगातार, देखो लोहा, आप समझ रहे हो ना, हम बहुत एल्यूमिनियम कॉपर की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज की डेट में भी सबसे ज्यादा भाई स्टील का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इंडस्ट्री में, राइट। तो स्टील प्लांट में आप देखते हो 24 घंटे प्रोडक्शन चलता रहता है। पेट्रोलियम कितनी ज्यादा हाई डिमांड रहती है पेट्रोलियम की। अब देखो अभी युद्ध हुआ आपका ईरान और यूएस का, तो गवर्नमेंट ने कहा 20 से 25% कैपेसिटी हम बढ़ा देंगे, है ना। तो इतनी ज्यादा हाईली डिमांडिंग प्रोडक्ट्स हैं ये, जिनकी आपको 24 आवर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ये आपके कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम में आ जाएंगे। ठीक है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो चलते हैं, आप देखते हो ना गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चलाती है तो भाई सीमेंट की जरूरत रहती है। पावर प्लांट, पावर का जनरेशन लगातार होता है भाई, 24 घंटे बिजली आनी चाहिए आपके घर में, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी हाई ऑटोमेशन, कंटिन्यूअस ऑपरेशन, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो भाई पैसा भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। वेरी हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखो मास प्रोडक्शन के जैसा ही है ये, बस यहाँ पर ऐसा मान लो मास प्रोडक्शन में भी जहां पर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन हो रहा है तो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी हो जाएंगी इसमें। एडवांटेज, लो प्रोडक्शन कॉस्ट, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, वेरी हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, डिफिकल्ट टू चेंज प्रोडक्शन प्रोडक्ट डिजाइन एंड शटडाउन कैन बी कॉस्टली। तो वही उसी तरीके से ये डिसएडवांटेज आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके एकेटी में पूछा गया था इंटरमिटेंट और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम मैंने बता दिया। इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के हो रहा है, मतलब जॉब शॉप और बैच प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि जॉब शॉप में जैसे एक या दो प्रोडक्ट बनाए, फिर अगला रिक्वायरमेंट आ गया कस्टमर का, फिर वो रिक्वायरमेंट पूरा किया, फिर तीसरा रिक्वायरमेंट आ गया। जबकि बैचेस में हमने देखा था 500 गियर बॉक्स बन गए, 500 नट एंड बोल्ट बन गए, ये बैचेस में यानी रुक रुक के हो रहे हैं। कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग रुक रुक के हो रही है, इंटरमिटेंट हो रही है। ठीक, तो बस ये आप पढ़ लेना, इसे आपको समझ में आ जाएगा। इंटरमिटेंट सिस्टम ऐसा होता है जहां पर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं स्मॉल मीडियम क्वांटिटी में अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट, राइट। प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट कंटिन्यूअस। भाई इंटरमिटेंट का मतलब है कि कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है प्रोडक्शन सिस्टम। एंड मशीन्स आर स्टॉप, तो जब एक बैच निकल जाता है तो मशीन को रोका जाता है, उसमें फिर से सेटिंग की जाती है एंड रीअरेंज आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ वन जॉब और बैच। तो इसके एग्जांपल क्या हो गया, जॉब और बैच प्रोडक्शन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ दिस इंटरमिटेंट प्रोडक्शन। तो इंटरमिटेंट प्रोडक्शन अलग से पूछा गया था, तो मैंने आपको बता दिया जॉब शॉप और बैच प्रोडक्शन आर द एग्जांपल ऑफ इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम, इसको आप देख लेना, इसको अभी हमने डिस्कस किया है ना, जहां पर 24/7 विदाउट एनी इंटरप्शन अगर प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। तो ये क्वेश्चन आपका एकेटी में आया था। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये आई थिंक 2 ही नंबर का होगा क्वेश्चन, कि किस तरीके से आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट आपस में डिफर करता है। तो आप ऐसे समझ लो कि हमने बात करी 2 तरीके की इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है और सर्विस इंडस्ट्री होती है। अगर हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो जनरली प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए वर्ड यूज होता है, और जब हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन मैनेजमेंट बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। इसमें सर्विस इंडस्ट्री भी आ जाएगी और प्लस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आ जाएगी। या हम कह सकते हैं कि भाई ये बड़ा टर्म है, ऑपरेशन मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा टर्म है ना, जबकि ये उसका एक पार्ट है। प्रोडक्शन सिस्टम ऑपरेशन मैनेजमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दिस प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज यस, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट रिलेटेड है, लेकिन एक जैसे नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये टर्म आपस में सिनोनियम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इट इज अ सबसेट। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है
कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है, उसके अंदर ही आता है, ये इसका सबसेट है, ठीक है। एवरी प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, बट एवरी ऑपरेशन मैनेजमेंट एक्टिविटी इज प्रोडक्शन, क्या लिखा है, हाँ, बट नॉट एवरी ऑपरेशन मैनेजमेंट एक्टिविटी इज। देखो ऑपरेशन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें जाती हैं, उसमें आपका फाइनेंशियल, जैसे किसी इंडस्ट्री में आपका प्रोडक्शन सिस्टम में तो रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग आ जाती है ना, एचआर से रिलेटेड कंपोनेंट आ जाते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, भाई एम्प्लॉय की सैलरी देना है ना, कंपोनेंट को परचेज करना है, ये तो ये सब ऑपरेशन मैनेजमेंट में आ जा रहा है। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम स्ट्रिक्ट रहते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक बनाने में जो आपका सिस्टम होता है वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये बात कहे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट छोटी चीज है और ऑपरेशन मैनेजमेंट बड़ी चीज है, राइट। प्रोडक्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग और फिजिकल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एक टर्म आ गया फिजिकल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट जब बन रहा है तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इट इज कंसर्न विद द कन्वर्टिंग द, ये बात मैंने आपको बता दी। एग्जांपल क्या हो गया, ऑटोमोबाइल, गियर, इंजन ब्लॉक, फैब्रिकेटिंग, प्रेशर वेसल, सीएनसी मशीन्स, मशीनिंग ऑफ द शेड, वेल्डिंग, असेंबली, ये सब प्रोडक्शन मैनेजमेंट आ गया। जबकि ऑपरेशन मैनेजमेंट में दो सेक्टर आ गए, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया और सर्विस सेक्टर आ गया, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व द प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स एंड सर्विसेज, बोथ गुड्स मतलब कंपोनेंट्स और सर्विसेज, ठीक है, दोनों ही बातें। इट इंक्लूड द प्रोडक्शन मैनेजमेंट एज वेल एज सर्विस ऑपरेशन। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के एग्जांपल आप समझ गए होंगे, सीएनसी मशीन हो गया, स्टील हो गया, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया। सर्विस सेक्टर के एग्जांपल आप याद रख लो, कुछ सर्विस सेक्टर के मैंने आपको नाम बताया है, कुछ और याद कर लो। हॉस्पिटल, देखो हॉस्पिटल भी एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है सर्विस सेक्टर का। बैंक से बैंकिंग सेक्टर हो गया, एयरलाइन सेक्टर हो गया, होटल सेक्टर हो गया, स्कूल कॉलेजेस, लॉजिस्टिक, है ना, रेलवे रिजर्वेशन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री जो कि ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट एक बड़ा टॉपिक यहां पर हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो जैसे कि मैंने बताया, आप आईसी इंजन में एफिशिएंसी निकालते हो या बहुत सारे आपने न्यूमेरिकल करे होंगे थर्मोडायनेमिक्स में, जहां पर आप एफिशिएंसी वर्ड यूज करते हो या फिर हर सब्जेक्ट में आप देखते हो एफिशिएंसी वर्ड आता है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टर्म में ये आता है। देखो एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ भी भाई प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला आप देख पा रहे हो भाई, दिस इज नथिंग बट आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट इनपुट को समझ लो और ये बस यहाँ पर टॉपिक आपका तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो इट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट प्रोड्यूस एंड द इनपुट यूज्ड। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेस है उनको आप इफिशिएंटली तरीके से कैसे यूज कर पा रहे हो, है ना, टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस। इट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट प्रोड्यूस एंड इनपुट यूज्ड। इन सिंपल वर्ड, इस फार्मूले को आप याद रखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि भाई इंडस्ट्रियल इंजीनियर का क्या काम है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अगर आप अपने रिसोर्सेस मतलब 5M, है ना, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड और मनी, ठीक है, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड और मनी। अगर इन रिसोर्सेस को बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर पा रहे हो तो आप एक अच्छे इंडस्ट्रियल इंजीनियर हो और उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए आपका योगदान याद रखा जाएगा, ठीक है ना। तो हायर प्रोडक्टिविटी मतलब better utilization of resources, productivity is equal to output upon input, output is equal to number of product और सर्विस प्रोड्यूस। अच्छा, नंबर ऑफ सर्विस का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो हमने समझ लिया, ये 500 कंपोनेंट, 500 शाफ्ट आपकी एक दिन में निकल जा रही हैं या 1000 गियर आप एक दिन में निकाल दे रहे हो, ये तो नंबर ऑफ। सर्विस का मतलब क्या हो गया, सर्विस का मतलब ये हो गया कि कोई अगर सपोज कोई बैंक है वो एक दिन में 9 से 5 की जॉब में, है ना, एक दिन में कितने कस्टमर को हैंडल कर पा रहे हैं, तो ये उसकी प्रोडक्टिविटी होगी। अगर वो एक दिन में 400 कस्टमर को हैंडल कर पा रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, 400 कस्टमर पर यूनिट ऑफ दैट बैंक। मतलब एक ब्रांच की शाखा में 400 कस्टमर को आप डील कर पा रहे हो। अगर 450 कस्टमर को अगर आपने डील कर लिया, आपने इस तरीके से प्लानिंग करी कि भाई इस तरीके से विंडो मैनेजमेंट इस तरीके से किया कि 400 की जगह आप 450 कस्टमर को डील करके उन्हें सेटिस्फाई कर पा रहा हो, तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर गई, राइट। तो इनपुट का मतलब क्या हो गया, आउटपुट का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट से भी और सर्विस से भी, यानी दोनों में हम प्रोडक्टिविटी और सर्विस इंडस्ट्री में भी करेंगे
और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी करेंगे। इनपुट इज इक्वल टू रिसोर्सेज यूज्ड सच एज लेबर, ये देखो सब बातें फिर से वही रिपीट हो रही है, मैन, मशीन, मटेरियल, एनर्जी, कैपिटल, टाइम। प्रोडक्टिविटी टेल्स अस हाउ मच द वर्क इज अकम्प्लिश्ड यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो मैंने बताया, एग्जांपल देके आपको बता ही दिया। अगर देखो ऐसा समझो, अगर आप अवेलेबल रिसोर्सेज में ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हो, इसका मतलब प्रोडक्टिविटी आप बढ़ाने में कामयाब हो गए। आपने दिमाग लगाया, है ना, वहां तो 500 कंपोनेंट बन रहे थे, लेकिन आपने ऐसे ऐसे मेथड सजेस्ट कर दिए कि भाई ये मशीन उठा के इधर रख दो, है ना, अपने बॉस को जाके बोला ये मशीन आप इधर रख दो, इस मशीन में यार ये वाला कंपोनेंट मैन्युफैक्चर ना करके भाई दूसरा वाला कंपोनेंट, इस वाले कंपोनेंट को दूसरी मशीन में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दो। आपने कुछ अपने मन से विदाउट एनी साइंटिफिक प्रिंसिपल, विदाउट एनी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, आपने कुछ दिमाग लगा के कंपनी में कुछ मॉडिफिकेशन करवा दिए, प्रोसेस में, प्लानिंग में कुछ मॉडिफिकेशन कर दी। उससे क्या हुआ, अवेलेबल रिसोर्सेस, उन्हीं रिसोर्सेज से आपकी प्रोडक्टिविटी घट गई। मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट जहां पर 500 हो रहे थे, अभी तो भाई 500 हो रहे थे, है ना, लेकिन आपके बताए हुए तरीके से 450 होने लगे, यानी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर दी। सिंपल इतना सा कंसेप्ट है प्रोडक्टिविटी का। फॉर एग्जाम्पल 500 वोल्ट 10 घंटे में प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब 1 घंटे में कितने वोल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, 50। आपने कुछ ऐसा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, आपने मशीनिंग प्रोसेस को इंप्रूव किया, है ना, तो उसके बाद क्या हुआ, सेम अवेलेबल कैपेसिटी में 60 वोल्ट 1 घंटा प्रोड्यूस करने लगे। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी भाई बहुत अच्छी बढ़ गई, मतलब 10 वोल्ट आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने लगे। क्या ऑब्जर्व किया आपने, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर गई, 50 से लेकर 60 वोल्ट एक्स्ट्रा बनने लगे, आपके 10 वोल्ट एक्स्ट्रा बनने लगे। कोई भी एक्स्ट्रा मशीन और मैन पावर की कॉस्ट कंपनी को बेयर नहीं करनी पड़ी, है ना। अब इसी में आप समझ लो, हमने ये एग्जांपल लिया, ये मशीन प्रोडक्टिविटी का है, दिस एग्जांपल इज रिलेटेड टू मशीन प्रोडक्टिविटी, ठीक है भाई, मशीन प्रोडक्टिविटी का एग्जांपल है। अब टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी दो तरीके की होती है, पार्शियल प्रोडक्टिविटी और टोटल प्रोडक्टिविटी। पार्शियल प्रोडक्टिविटी का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, मशीन प्रोडक्टिविटी का। इसके अलावा मैन पावर प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी हो सकती है, मटेरियल की प्रोडक्टिविटी हो सकती है, और एनर्जी की प्रोडक्टिविटी हो सकती है। देखो ऐसा समझो आप, लेबर की प्रोडक्टिविटी किस तरीके से हम मेजर करते हैं, इसके न्यूमेरिकल में हम करेंगे अगले लेक्चर में, इसके न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में करेंगे। और आते हैं भाई एग्जाम प्रोडक्टिविटी के न्यूमेरिकल आते हैं। भाई कोई आपकी लेबर है, एक लेबर आपका 1 घंटे में कितने, वन मैन पावर 1 घंटे में कितने कंपोनेंट प्रोड्यूस कर पा रहा है, ये लेबर प्रोडक्टिविटी होगी। मशीन आपकी 1 घंटे में कितने कंपोनेंट को प्रोड्यूस कर पा रही है, ये मशीन के प्रोडक्टिविटी, ये आपकी यूनिट हो गई भाई। जैसे आपकी एनर्जी की यूनिट जूल होती है, इसी तरीके से प्रोडक्टिविटी की यूनिट हो गई, है ना। मटेरियल की प्रोडक्टिविटी जनरली हम किलोग्राम में मेजर करते हैं कि भैया 1 किलोग्राम आप लोहा खरीद के लेके आए, स्टील खरीद के ले आए, उस 1 किलोग्राम में आपने कितने बोल्ट का प्रोडक्शन कर दिया, कितने नट्स का प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है। आप 10 किलोग्राम खरीद के लेके आए तो उसमें कितने नट एंड बोल्ट का प्रोडक्शन हो गया। अगर आप 2 या 3 भाई कटिंग आप इस तरीके से कर रहे हो कि उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन हो जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा आप नट एंड बोल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो मटेरियल की प्रोडक्टिविटी आपकी हाई हो जाएगी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कुछ ना कुछ भाई इसमें आना ही है। देखो 2 टॉपिक जो आज मैंने कवर करे, प्रोडक्शन सिस्टम के टाइप्स और प्रोडक्टिविटी, इसमें जरूर कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में मिलेगा। एनर्जी की प्रोडक्टिविटी होती है कि भाई आप कितनी बिजली खर्च कर रहे हो, आप 1 किलोवाट आवर बिजली प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उस बिजली में आपके कितने कंपोनेंट बन रहे हैं, ये आपकी एनर्जी प्रोडक्टिविटी होगी। तो ये होती होगी पार्शियल प्रोडक्टिविटी, राइट। टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इन सबको कंबाइन कर दो। हमने फॉर्मूला क्या देखा था, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट, टोटल आउटपुट मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, है ना, किसी दिन में, घंटे में, दिन में, हफ्ते में, महीने में या साल में कितने बन रहे हैं, ये तो हो गए टोटल प्रोडक्टिविटी। और उसी रेशियो में आप ये इनपुट लोगे, मैन, मशीन, वही देखो सब वही सब चीज आ गई, मैन, मशीन, मनी, मटेरियल और एनर्जी, है ना, ये सब आप इसमें लिख सकते हो। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट में टोटल प्रोडक्टिव मतलब सारे के सारे इनपुट पैरामीटर को जब आपने कंसीडर कर लिया, देन इट इज कॉल्ड ओवरऑल या टोटल प्रोडक्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर, अब ये बहुत, अब बस इसको पढ़ते चले जाओ, बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, ये नोट्स हैं आपके। फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स। भाई अगर आपने ट्रेन वर्कर नहीं रख रखे हैं तो वेल्डिंग गलत कर देगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी गड़बड़ हो जाएगी। वो असेंबली सही से नहीं कर पाएगा, नट एंड बोल्ट ही नहीं बैठा पाएगा, है ना।
तो मॉडर्न मशीनरी आपके पास होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, मेंटेनेंस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, राइट। प्रोडक्शन प्लानिंग आपकी बढ़िया होनी चाहिए, मटेरियल की क्वालिटी भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा, अच्छा होना चाहिए, वर्कर का मोटिवेशन बना रहना चाहिए, ठीक है, ये भी जरूरी है। ऑटोमेशन, देखो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा आप ऑटोमेशन करने की कोशिश करोगे उतना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। प्लांट लेआउट आपका अच्छा होना चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी स्टोरेज जो होती है आपकी फिनिश प्रोडक्ट की, रॉ मटेरियल की, ये अच्छी होनी चाहिए, या वर्किंग कंडीशन आपकी सेफ होनी चाहिए, है ना। प्रोडक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजें मैं स्किप कर देता हूँ। प्रोडक्टिविटी की वजह से आपका कॉस्ट कम हो जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ जा रहा है, प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ जा रही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जा रहा है, यूटिलाइजेशन हो जा रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस। देखो आप जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी हाई रखोगे, आप कॉस्ट कम करोगे, आप प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करोगे, भाई कस्टमर आपसे खरीदेगा, है ना, उस कंपनी से खरीदेगा। अगर मैं मारुति 800 वैगनआर की कॉस्ट में मिनिमम चेंजेस कर रहा है, क्योंकि वो अपना प्रोडक्शन सिस्टम इतना एफिशिएंट कर दे रहा है कि वो उसकी कॉस्ट बढ़ ही नहीं रही है, तो क्या है, कस्टमर वही खरीदेगा ना, भाई क्यों दूसरे कंपोनेंट पे नहीं जाए, दूसरी कार नहीं खरीदेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं, दिस आर द इंपॉर्टेंस। मेथड क्या होते हैं भाई, ऑटोमेशन के सब मेथड हो गए, ऑटोमेशन कर दो, वर्कर को अच्छी ट्रेनिंग दे दो, मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपको पता ही है, मतलब मशीन खराब होने से पहले ही आप उसमें ऑयलिंग वायलिंग कर दो, तो ये प्रिवेंटिव, जैसे आप इंजन इंजन ऑयल पड़वाते हो ना, कार में इंजन ऑयल पड़वाते हो, तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। कार खराब होने के बाद आप इंजन ऑयल पड़वा रहे हो, तो ये ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहलाती है, ठीक है, यानी गाड़ी खराब हो गई उसके बाद आप मेंटेन कर रहे हो। तो मशीन अगर खराब हो गई, अगर आपका प्रोडक्शन सिस्टम चल रहा है, मशीन अगर ब्रेक डाउन हो गया, मशीन खराब होने के बाद आप मैकेनिक को बुला के या इंजीनियर को बुला के अगर आप सही करा रहे हो, तो भाई अगर 5-6 घंटे लग रहे हैं उस प्रोसेस में, तो वो टोटल लॉस है। तो पहले से ही आप तैयार रहिए, मेंटेनेंस उसकी करके रखिए, सो दैट आपका प्रोडक्शन में कोई स्टॉपेज ना हो, कोई भी प्रोडक्शन में लॉस ना हो, राइट। तो इंप्रूव प्लांट लेआउट, बेटर प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, वेस्ट रिडक्शन, टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन स्टडी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि आप भाई यूनिट नंबर 4 में पढ़ोगे, है ना, इसको हम डिटेल में वहां डिस्कस करेंगे। यूड वॉस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इन सब तरीके से आप बढ़ा सकते हो। अब ये एक आज का लास्ट टॉपिक है कि प्रोडक्टिविटी को हम मेजर कैसे करते हैं। प्रोडक्टिविटी को हम पहले हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मेजर करते हैं, हालांकि ये सब चीजें हमने देख ली, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी मेजर की जाती है नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रोड्यूस, ठीक है। सच एज, देखो अलग अलग हमने देखा ना, पार्शियल प्रोडक्टिविटी लेबर की भी होती है, मशीन की भी होती है, मटेरियल, एनर्जी और टाइम की। फॉर एग्जांपल, एक आदमी ने, लेबर ने पर ओवर कितने कंपोनेंट प्रोड्यूस किए, मशीन ने पर ओवर कितने कंपोनेंट प्रोड्यूस किए, 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम रॉ मटेरियल में आपने कितने कंपोनेंट बना लिए, राइट। और एक यूनिट का 1 किलोवाट आवर यूनिट कंजम्पशन में आपने कितने कंपोनेंट बना लिए, ये आपकी प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल, फैक्ट्री ने 1000 गियर बक्स से तैयार करे 100 लेबर से, ठीक है, 100 लेबर से 1 घंटे में फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किए 1000 बोर्ड 10 मशीन को यूज करके। ये तो ये सब आपका प्रोडक्टिविटी का मेजरमेंट हो गया, प्रोडक्टिविटी की यूनिट हो गई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। अब बात करेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत आसान है, प्रोडक्टिविटी मेजर की जाती है सर्विस प्रोवाइडेड, है ना। जैसे मैंने बताया, कस्टमर अगर 200 कस्टमर या 300 कस्टमर को आप हैंडल कर पा रहे हो, तो ये आपकी सर्विस इंडस्ट्री में यूनिट हो गई, मतलब मेजरमेंट हो गया। कैसे आप मेजर करोगे कि अच्छी प्रोडक्टिविटी है, खराब प्रोडक्टिविटी है, गुड प्रोडक्टिविटी, कैसे मेजर करोगे। रिसोर्सेज सच एज एम्प्लॉयज टाइम एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, सिंस सर्विसेज आर इंटेंजिबल, प्रोडक्टिविटी ऑफन मेजर यूजिंग द नंबर ऑफ कस्टमर सर्व। देखो यहाँ पर यूनिट देखो क्या होगी, नंबर ऑफ कस्टमर सर्व, या हॉस्पिटल की अगर बात कर रहे हैं तो एक दिन में कितने पेशेंट को आप ट्रीट कर पा रहे हो। अगर मैं टीचर किसी ऑर्गेनाइजेशन स्कूल कॉलेज की बात कर रहा हूं, तो भाई एक दिन में कितने बच्चों को आप पढ़ा पा रहे हो, कितने आपका सिस्टम है, कितने स्टूडेंट, कितने आपने टीचर हायर कर रखे हैं, राइट, कितना रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है किसी फाइनेंशियल सेक्टर में, मतलब पर डे आप कितने इंश्योरेंस कर पा रहे हो, या पर डे आप कितनी पॉलिसी बेच पा रहे हो, तो ये सब कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर पा रहे हो। तो इसके एग्जांपल क्या हो गए, यूनिट क्या हो गई, पहले यूनिट देखेंगे फिर एग्जांपल देखेंगे। कस्टमर सर्व पर एम्प्लॉय, यानी एक, जैसे कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर में भी कॉल करते रहते हैं सर, 20 लोग लगा रखे हैं टीम में, तो एक ने तो भी 50 कॉल करी, एक ने 70 कॉल कर दी, तो 70 वाले की वाहवाही होगी ना भाई, इसने 70 कस्टमर को रीच किया, कॉल किया, है ना। तो एक कितने कस्टमर को रीच किया उसने, कॉल सेंटर वाले ने या सर्विस वाले ने। पेशेंट ट्रीटेड, एक डॉक्टर ने कितने पेशेंट को ट्रीट किया, स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट को एक टीचर ने पढ़ाया,
और एक एम्प्लॉय ने आपके लिए कितना रेवेन्यू जनरेट किया, ये सब हो जाएगा प्रोडक्टिविटी। जैसे बैंक जो है वो 800 कस्टमर 20 एम्प्लॉय के साथ 800 कस्टमर को अगर सर्व कर रहा है, हॉस्पिटल 300 पेशेंट को एक दिन में 15 डॉक्टर के साथ हैंडल कर पा रहा है, तो ये उसकी प्रोडक्टिविटी। रेस्टोरेंट 240 कस्टमर को है ना 8 घंटे के अंदर 12 वेटर लगे या 12 स्टाफ मेंबर लगे हैं, तो इतने पेशेंट को, ये इसकी आपकी प्रोडक्टिविटी हो गई। तो प्रोडक्टिविटी मेजर कैसे की जाती है सर्विस इंडस्ट्री में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रोडक्टिविटी के न्यूमेरिकल करेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल मैं अपने पास से करा दूंगा और जो AQ2 में न्यूमेरिकल आया है वो भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो थ्योरी अगर आपकी क्लियर होगी तो न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से हो जाएगा। आई होप आज के लेक्चर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, आज के लेक्चर में बस एक इंट्रोडक्शन ही हुआ है ना, बहुत ज्यादा हमने मैथमेटिकली टर्म में कोई बात करी नहीं है, एक इंट्रोडक्शन किया है। और ये इंट्रोडक्शन जैसे जैसे आगे आएगा मैं थोड़ा तेजी से ही कराऊंगा। आज के लेक्चर में थोड़ा टाइम ज्यादा मुझे लगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को समझाने के लिए। आज के लेक्चर में ये सारे कवर हो जाएंगे आपके। आप देख सकते हो प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में कई बार ही पूछा गया है ना, यहाँ भी पूछा गया और यहाँ भी पूछा गया। प्रोडक्शन सिस्टम को कैसे क्लासिफाई करते हैं, 4 तरीके मैंने आपको बता दिए। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, जॉब और बैच, राइट। मास प्रोडक्शन और जॉब, ये आप अपने आप से कर सकते हो। जॉब प्रोडक्शन भी मैंने बता दिया, मास प्रोडक्शन भी बता दिया। प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे डिफर करता है भाई ऑपरेशन मैनेजमेंट में, और इंटरमिटेंट और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है, ये भी बता दिया। प्रोडक्टिविटी तो हर बार ही पूछ ली जाती है भाई 2-2 नंबर में, है ना, बहुत पूछा गया है, कई बार पूछी गई है 2-2 नंबर में। प्रोडक्टिविटी बताओ क्या होती है, प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर की जाती है, ये भी मैंने आपको बता दिया, राइट। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्शन सिस्टम एप्रोप्रिएट एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दिए। तो यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 1 का पहला लेक्चर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं कि आप कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। ओवरऑल सब्जेक्ट का नेचर मतलब मॉडरेट है। अगर आप समझोगे कि मतलब बिल्कुल आसान भी नहीं है, जब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको इतना आसान भी नहीं लगेगा। और इसमें न्यूमेरिकल है, इसमें न्यूमेरिकल जो है वो उसका लेवल जब तक मैं कराता रहूंगा जब तक आपको आसान लगेगा। लेकिन न्यूमेरिकल का भरोसा नहीं होता है कि न्यूमेरिकल कौन सी किताब से आ जाता है, और हर न्यूमेरिकल में अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को भी हम इसमें साथ में, जब न्यूमेरिकल भी आप करने लगोगे तो कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पहला लेक्चर। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।